बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और नया टॉपिक लेकर आते हैं ताकि ऐसे टॉपिक हम डिस्कस कर सके प्रोग्राम के अंदर जो कि अमूमन हम लोग फेस कर रहे होते हैं या टैकल कर रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर, और हमें पता नहीं होता कि इन तमाम चीज़ों में जब हम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो हमारे साथ कितनी मुश्किलात होती हैं। इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि एक ही टॉपिक को ब्रीफ करते हैं ताकि उसको हम ब्रीफ करके लेके चलें, ताकि आगे जाकर जो है जितनी भी मुश्किलात हैं उनको थोड़ा सा सॉल्यूशन वाइज हम लोग यहाँ पर हल कर सकें। और आज भी ऐसा ही टॉपिक है। इससे पहले भी मैं दीगर प्रोग्राम्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन उसको थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल दे देते हैं, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट मौजू निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्राइटेरिया वास्ट होता है हर फील्ड के अंदर। तो कोशिश करते हैं कि उसकी हर ऊंच नीच पर नज़र रखें और आप तक ये बात पहुँचाएँ कि किन किन मुश्किलात से दो चार आप लोग जो है वो अपने आप को टैकल कर सकते हैं, या फिर इन तमाम चीज़ों के सिम्टम्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाके किस तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं। आज भी हमारा टॉपिक है वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, लेकिन फिजियोथेरेपी के अंदर जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जोड़ों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, कोई भी आपकी एक्सीडेंटल चोट होती है, वो अगर आपका कोई भी बॉडी का पार्ट वर्क नहीं कर रहा होता तो फिजियोथेरेपी ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम आती है। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी एक ऐसे भी चीज़ पे काम आती है जिसको हम कहते हैं कि कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनके साथ रिवॉल्व करती हुई ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी होती है, क्योंकि कैंसर पेशेंट एक ऑलरेडी बड़े ट्रॉमा से गुजरे होते हैं और एक बड़ी बीमारी जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अजियतनाक और दर्दनाक बीमारी होती है। और इसके अंदर फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है, किस तरीके से उसको लेकर चलना पड़ता है, साथ ही साथ उसके अंदर क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं जो कि कैंसर पेशेंट होते हैं वो एक अपनी बीमारी से तो सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो कैंसर बॉडी में स्प्लिट हो जाता है या वो बोन्स के अंदर चला जाता है तो फिजियोथेरेपी उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है, या फिर उसका रोल किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में आ सकता है, या फिर उसको जो है वो लेकर चल सकते हैं। तो मेरे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर रिदा हसन। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। कैसी हैं आप? अच्छा रिदा, जैसे कि हमने बात की फिजियोथेरेपी पे हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी अपने कहा कि जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, एक्सीडेंटल कोई चोट हो गई, हम अमूमन हमारे दिमाग में वही सिनेरियो गुजर रहा होता है कि फिजियोथेरेपी बेसिकली उसी चीज़ों के लिए होती है कि अगर जो चीज़ आपकी बॉडी का पार्ट मूवमेंट नहीं कर रहा उसको रन करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए वो कोशिश होती है। लेकिन साथ आज जैसे कि अभी मेरी आपसे बात भी हो रही थी ऑफ कैम, आपने कहा कि कैंसर पेशेंट के लिए भी बड़ा अच्छा रोल है फिजियोथेरेपी के अंदर, तो वो क्या होता है, पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आजकल जैसे मैं देख रही हूँ तो लोग हमारे पास जो है ज़्यादातर पेशेंट्स ये होते हैं कि हमारे पास सफ़र कर रहे होते हैं कैंसर से, उनको पता ही नहीं होता कि हमें कैंसर है, बहुत टाइम गुजर जाता है या उनकी ग्रेडिंग जो होती है वो आगे बढ़ जाती है, उसके बाद जो है उनको ये पता चलता है कि हमें कैंसर था और हमें पता नहीं चला। कभी कभी लोगों के मैंने मुँह से सुना है कि यार हमें तो इतना टाइम हो गया है, हमें पता ही नहीं चलता कि कैंसर हो गया हमें। ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि जब एक कैंसर हो रहा है बॉडी में, जैसे एक नॉर्मली भी एक हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का निज़ाम है कि अगर हमारी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। एक वायरल इन्फेक्शन में भी हमें बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है या कुछ भी है जिसका वजह से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है अंदर से कोई डिस्टर्बेंस है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस यहाँ पे ये करना चाहूँगी कि जो है जब कैंसर होता है पेशेंट को तो जो है उसकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि कैंसर जो है सिम्टम लेस होता है या जो है बिल्कुल भी आपको किसी भी किस्म का जो है आपको कोई आइडिया ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कैंसर में जो हमारे पास मेन जो सिम्टम होता है वो तो होता है कि हमें ऑन एंड ऑफ हमें जो है बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम मिल रहा होता है या हमें बुखार ऑन एंड ऑफ रहने लगता है। हमारा जो वेट लॉस जो ऐसी चीज़ है कि जैसे मतलब ये आपको थ्रू आउट द फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंडिंग ऑफ द ट्रीटमेंट या टू द एंडिंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो होता है उनका इंतकाल होता है, उस वक्त तक जो है पेशेंट का एक ग्रेजुअल वेट लॉस जो होता है वो कंसिडर किया जाता है, वो हमें देखा जाता है कि हमारा पेशेंट का एक ग्रेजुअल वेट लॉस हो रहा है, जैसे 10 kgs है या 25 kgs है, 20 kgs है, ये एक ड्रेस्टिक वेट लॉस है। ठीक है। ठीक है। तो अगर जैसे हम भी कभी भी कैंसर को या कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट है वो कैंसर को रूल आउट कर रहा है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है कि आपका वेट लॉस कितना हुआ। उस हिसाब से कुछ लोग जो है ये भी वो करते हैं कि हाँ यार इतना वेट लॉस हो गया है तो प्रोबेबली ये स्टेजिंग भी हो सकती है। तो उसके अलावा ये चीज़ होती है। उसके अलावा जिस विजरल ऑर्गन में, यानी विजरल ऑर्गन से मुराद ये है कि कोई भी स्टमक है, आपका लंग्स हैं या फिर हार्ट, जैसे स्टमक है, लंग्स हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें विजरल ऑर्गन्स कहते हैं जो आपकी मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शंस को रन कर रहे होते हैं।
तो उसमें उस फंक्शन के हिसाब से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ रही होती है। ठीक। जैसे जो है अगर आपको लंग कैंसर है तो आपका अर्ली सिम्टम आ रहा होगा, आपको कफ वगैरह रह रहा होगा, या आपको चेस्ट पेन हो Asthma रहा हो रहा होगा, या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये ज़्यादातर अफेक्टेड होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो इसको नज़रअंदाज करते हैं और चलते जाते हैं। जैसे लंग कैंसर है, अब हमारे पास अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमें 2 लंग्स मिले हुए हैं। अब जब तक वो पूरी तरह अफेक्टेड नहीं हो जाते, एक पेशेंट जो है उसको बहुत अच्छे से एक डायग्नोज नहीं कर पाता कि मुझे, हाँ यार मुझे कोई ऐसा भी प्रॉब्लम हो रहा है। और यूजुअली जो हमारे पास होता है कैंसर, लंग कैंसर जो है वो फिर जैसे स्मोकर्स होते हैं इनमें हो जाता है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि कैंसर किन लोगों को होता है, तो कैंसर या तो किस वजह से होता है, अगर देखा जाए तो ये होता है कि आपकी जो बेसिकली हमारा जो बॉडी में जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, वो एक बॉडी कंट्रोल प्रोसेस होता है कि कब किस सेल को कितने टाइम तक हमारी बॉडी में रहना है। वो डिवीजन जो है, अगर वो एबनॉर्मल डिवीजन हो जाए, या वो डिवीजन जो है आपका मतलब या तो ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाए, या किसी एरिया में जो है वो मतलब उसकी ग्रोथ बढ़ जाए, तो जो है वो कैंसर हो जाता है। अब लोग बोलते हैं कि यार सेल की ग्रोथ अगर ज़्यादा हो रही है तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। कुछ लोगों का मैंने देखा है सवाल होता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो है वो जो सेल की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उसमें जो है वो बॉडी के जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो नॉर्मल सेल्स को मिलने चाहिए, वो उन एबनॉर्मल सेल्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है मतलब दीगर बीमारियां जनरेट होती हैं। बॉडी को अपना नॉर्मल न्यूट्रिएंट तो मिल ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से हमारा ग्रेजुअल वेट लॉस होने लग जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने पॉइंट रेस किया कि हमें अमूमन पता नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर लंग कैंसर की बात करें तो आपने कहा अमूमन हमें ये भी नहीं पता होता कि लंग कैंसर के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, या हमारी ज़िंदगी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं वो हम बहुत लाइटली लेते हैं। अमूमन तमाम सोसाइटी के लोग जो हमें देख रहे हैं उनकी ये सोच है, उनकी ये थिंकिंग है कि अगर खांसी हो रही है, कफ हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो उसको बड़ा लाइटली लिया जाता है कि यार 2 दिन 3 दिन अपनी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद से इलाज करने की कोशिश करते हैं तो माइट भी पॉसिबल है कि वो ठीक हो जाए या वो जो है बेहतर हो जाए। लेकिन जो लोग प्रोलॉन्ग भी मैंने देखा है कि इसके साथ चल रहे होते हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट करने नहीं जाते। और रही बात कैंसर की, आपने बात की, तो कैंसर के सिम्टम्स जहाँ तक मैंने सुना या मैंने जहाँ तक स्टडी किए तो बड़ा लेट आते हैं, बीमारी से बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, और आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर पाते कि वो कैंसर के सिम्टम्स है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी जानलेवा मर्ज है। और जानलेवा बीमारी आपकी ऐसी होती है कि अगर आप उसको पीक पे ना पकड़ें या आप उसको स्टार्टिंग में ना पकड़ें तो वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्लिट कर जाती है। तो इस तरह की बीमारी के अंदर आपको तमाम स्टार्टिंग के अंदर किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए? स्टार्टिंग में हमें ये देखना चाहिए कि अगर जैसे हमारा एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन है, उसके सिम्टम में या उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपने मेडिकेशन लिया, अगर वो उससे नहीं ट्रीट हो रहा, और कैंसर में ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्गन है तो उसमें एक कांस्टेंट पेन रहता है, मुस्तकिल पेन। एक मुस्तकिल पेन का मतलब ये है कि जो है अगर हमें नॉर्मल एक मैं है आप है, हमारा काम ऐसा बैठने का काम है या वर्किंग का काम है, तो हमें कमर में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, या प्रोबेबली कहीं भी दर्द हो गया, पोस्चर डिफरेंट है, तो पोस्चर डिफरेंट है, उसकी वजह से हमें कहीं दर्द हो गया, हमने आराम किया, वो सिम्टम ठीक हो गया, या हमने एक आध दिन जो है थेरेपी करवा ली, या एक आध दिन हमने कोई मेडिकेशन ले ली, वो सिम्टम ठीक हो गया। लेकिन कैंसर में क्या होता है, आपको वक्ती आराम नहीं आता। आप जो है करवट ले रहे हो या आप कुछ भी है, लेकिन आपको उसमें आराम नहीं आ रहा, आपको मतलब एक जो है रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, ये भी उस कंडीशन के ऊपर होता है जब आपके कैंसर बोन्स में आ जाए, हड्डियां दुखने लगना है, क्योंकि इसकी भी टर्म्स हैं। क्योंकि कैंसर की अगर हम बात करें, अगर वो अर्ली स्टेजेस पर है तो उसमें आपको सिम्टम्स भी पता नहीं चलती है। एक इंसान नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरह जिंदगी गुजार रहा होता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसने आगे किस तरीके से चलना है, या उसको इतनी बड़ी बीमारी भी लाहक है। क्योंकि अमूमन हमने इसी तरीके के पेशेंट्स देखे हैं। लेकिन जब वो 3rd स्टेज या 4th स्टेज, जिसको हम फाइनल स्टेज कहते हैं, जब वो उसमें दाखिल होता है तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और फिर भयानक सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर बॉडी में स्प्रेड है, या फिर अगर आपकी बोन्स के अंदर या लग गया तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। आपको बैठे बैठे आपको जो है बोन्स इतनी ज़्यादा पेनफुल होती हैं आपकी कि आप कहीं से ना बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं। अब ये तो जैसे होता है ना, डिपेंड करता है कि कैंसर का स्टेजिंग क्या है। अब आपकी जो है यूजुअली कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें, तो वो जो यूजुअली अगर वो फैलता है तो वो सबसे पहले जो है वो लंग्स की तरफ आता है। ठीक है, अब जब मेट्स की जो जैसे हम जो आपने बोला कि कैंसर फैल जाता है, तो उसको हम जो है लास्ट स्टेज को हम कहते हैं बोन मेट्स, या कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर है, या उसके डिपेंड करता है कि किधर हुआ है। अब ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली हमारे जो है
मेट्स होके हमारे ब्रेन में आ जाता है, उसमें लंग्स बोन्स में आता है। हाँ लंग्स में आता है, बोन्स में आता है, ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं वो फैल के हमारे पास बोन में आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के कैंसर जो होते हैं वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में आ जाते हैं। तो इस तरह होता है, और कुछ लोगों को होता ही बोन कैंसर है। तो फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है इस कैंसर फिजियोथेरेपी का ये पेशेंट्स के रोल होता अंदर? है कि हमारे पास जब अगर पेशेंट जो है पेशेंट अगर फिजियोथेरेपी के लिहाज से हम देखा जाए, अगर बोन कैंसर है पेशेंट को, तो हमें पेशेंट को ये बताना है कि आपको बैठ नहीं जाना। अगर आपकी इम्यूनोथेरेपी चल रही है या आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो आपको अपने आप को एनवायरनमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आपको किस तरह चीज़ों को कोप अप करना है, आपको किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और जो है आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने आप को रेगुलरली बेसिस पे वॉक जो होता है यूजुअली हमारे उसमें जो मोडालिटीज़ होती हैं, जो हम मोडालिटीज़ पेन को जो है रिड्यूस करने के लिए मोडालिटीज यूज़ करते हैं, वो हम कैंसर के पेशेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ होती है कि जो है हम क्या कहते हैं उसको, मतलब उसको किस तरह से बेड रिडन नहीं हो जाना जो है, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स का मैंने ये देखा है कि कैंसर हो गया, उसके बाद जो उनकी कीमो चल रही है, इम्यूनो चल रही है, और वो बेड पे, उससे उनको बेड सोर हो जाते हैं। ऐसा ही है, बेड सोर हो जाते हैं। बेड सोर होने के बाद जो है पेशेंट जो है बिल्कुल, अब वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ आ गया। बेड सोर को सही करना वो भी एक टास्क है। आप जो है अपने आप को बेड रिडन नहीं करो, आप वॉक करो अपना नॉर्मल अपनी। आप अगर काम नहीं कर सकते, ठीक है, कीमोथेरेपी और इम्यूनो बहुत ज़्यादा एक पेनफुल कंडीशन है, पेशेंट बिल्कुल ड्रेन हो जाता है उसमें। लेकिन जो है आपको चाहिए कि आप उसके अंदर अपना वॉक, अपनी डाइट, अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज, अपनी ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं थोड़ी बहुत वो ही एटलीस्ट करें। अपनी डाइट का ऐसा ख्याल रखें कि जो है आपको कम खाएं, लेकिन जो उतना जो खाएं वो आपके लिए हेल्दी हो। ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास अगर फर्ज करें आपको लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर में जो हम जो है अगर आपको डिपेंड करता है स्टेज पे, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें कि आपका जो है हाँ इनहेल एक्सेल है। हमारे पास पूरी एक एक्टिव ब्रीथिंग की साइकिल होती है उसमें, ताकि आपका लंग का कंप्लायंस इंक्रीज हो। ठीक है। अगर आपका कोई जैसे ट्यूमर हुआ है या आपका ट्यूमर एक्स जो है रिमूव करा है, तो उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद जो है आप अपने आप को एक्टिव रखें। और यूजुअली कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें आजकल जो है कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है, रिमूवल ऑफ ट्यूमर जो होती है, वो हम नॉन इन्वेजिव रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि आजकल जो है लैब वगैरह की जो है टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसको अवेल करें तो आप उतनी जल्दी जो है बेड को छोड़ सकते हैं। अब जैसे एक नॉर्मल है सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, एक इंसिजन करके हम किसी पेशेंट का ट्यूमर रिमूव करें, तो उस पेशेंट को हम लोग तकरीबन बोलते हैं, अगर बड़ा इंसिजन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द इंसिजन, कि हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि जो है आप इतने दिन तक आप बेड रेस्ट है। ज़ाहिर टांके लगे हुए हैं, वो ना हिल सकता है ना जुल सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट के साथ। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव है, जैसे लैप्रोस्कोपी से रिमूव कर दिया, तो पेशेंट एक आध दिन में ही वॉक करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। और जितना फिर ज़ाहिर इंसिजन होगा, फिर इंसिजन का उतना ही ख्याल रखना पड़ता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, उसमें जैसे उसकी मतलब उसकी हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है कि प्रॉब्लम नहीं हो जाए। वो इन्फेक्शन हुआ तो पेशेंट को फिर बुखार चढ़ जाता है, और उसके बाद फिर वो दूसरे मसला है। तो ये होता है कि इन चीज़ों का आप फिजियोथेरेपी के हिसाब से आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। और पेशेंट को ज़्यादा, जैसे पेशेंट अगर लेटा हुआ भी है, इन केस चलो पेशेंट को होता है, कुछ पेशेंट के साथ बोन कैंसर है, पैर में हो गया है, कोई थाई के किसी एरिया में पेशेंट नहीं चल सकता, ठीक है, तो जो है आप उसको बोलें कि बार बार आप उसकी पोजीशन चेंज करें। घर वालों को, और सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज इसमें ये होता है कि घर वाले कितने इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना इन्वॉल्व है। सही। क्योंकि जो है मतलब जितना घर वाले ज़ाहिर पेशेंट का ख्याल रखेंगे, घर वालों की मोरल सपोर्ट होगी पेशेंट को, उतना ही जो है जैसे पेशेंट रिकवर करने में आसानी होती है। ठीक है। और डाइट जो होती है वो आप प्रॉपर डिपेंड करता है कौन से एरिया में कैंसर है, तो उस हिसाब से आपको क्या चीज़ खाने के लिए अलाउ है, क्या चीज़ नहीं है। प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर स्कैनिंग। अगर आपका ग्रेड 3 या ग्रेड 2 में कैंसर जो है कैच हुआ है, तो जो है आप उसके बाद हर 3 महीने बाद प्रॉपर स्कैनिंग कराएं, स्कैन्स वगैरह कराएं, डॉक्टर का विजिट आप प्रॉपर रखें। इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर घर वालों, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है घर वालों की कितनी अच्छी काउंसलिंग हुई है, ये भी पेशेंट की रिकवरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। और यही बात मैं पॉइंट आपका पकड़ूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम कैंसर पेशेंट की बात कर रहे होते हैं कि अगर उनकी अर्ली स्टेजेस पे पता भी चल जाए कि उनको कैंसर है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हर जो है 3 मंथ्स बाद अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। क्योंकि बाज़ वक़्त मैंने पेशेंट्स देखा है कि बड़ा जो है ना रिलैक्स होकर घूम रहे होते हैं,
और वो ट्रीटमेंट तो करा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बस हमारी ट्रीटमेंट हो गई है और उसके बाद अब हमें दोबारा कैंसर नहीं होगा जब उनकी रिपोर्ट्स क्लियर आ जाती हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो कि अपनी रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद, क्योंकि कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की, कहा जाता है मेडिकल साइंस के अंदर कि वो वक्ती तौर पर सो जाते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होते बॉडी से। तो कैंसर के सेल ऐसे होते हैं जो कि रीजनरेट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर और वो दोबारा बढ़कर जो है निकल सकते हैं। तो इस पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को जो नज़रअंदाज करते हैं वो नहीं करना चाहिए और आगे जाके ये कितनी प्रॉब्लमेटिक साबित होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हाजिर होंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से, क्योंकि जो पेशेंट्स इसमें सर्वाइव कर रहे होते हैं अमूमन उनको पता नहीं होता कि वो इस बीमारी से या डिसीज़ से जो है वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त हम देख रहे होते हैं कि सिम्टम्स नहीं आते और बाज़ वक़्त लोगों को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इलाज भी करा रहे होते हैं, ब्रेक से पहले भी मैंने ये कहा कि वो लोग ये समझते हैं कि इलाज हमारा कंप्लीट हो गया, कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया, हमने कीमोथेरेपी करवा ली, रेडिएशंस करवा ली, हमने दवाइयाँ खा ली, 5 साल की ट्रीटमेंट हमारी जो दवाइयों के डोजेस होते हैं वो हम खा लें, तो उनसे ये महसूस होता है उन लोगों को कि हम लोग जो है अब फिट हो चुके हैं और कैंसर की जो दोबारा बीमारी है वो हमें नहीं आएगी। हालांकि ऐसे बहुत सारे मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं जो कि वापस जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और अगर वो अपना 3 महीने के बाद चेकअप ना करवाएं और उसको दोबारा अर्ली स्टेज में ना पकड़े तो आगे जाके बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कैंसर के सेल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि वक्ती तौर पर सो जाते हैं लेकिन वापस जनरेट होने के चांसेस भी रखते हैं। ऐसा ही है डॉक्टर रिदा? जी, देखिए कैंसर अगर हमारे पास एक पेशेंट है, अगर उसने कैंसर की जो है पूरी ट्रीटमेंट ले ली है और अगर वो अपनी दवाइयाँ जो है, कभी कभी होता है कि यूजुअली पेशेंट का 3rd स्टेज में कैच होता है तो उसकी दवाइयाँ जो है लाइफ टाइम चलती रहती हैं, सप्रेसेंट्स जो है उसकी चलती रहती हैं। तो जो है अब अगर उसने वो दवाइयाँ छोड़ दी या उसको ऐसा लग रहा है कि जो है मेरी रिपोर्ट्स तो क्लियर आ रही हैं और वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं, तो रीअक्रेंस जो होती है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होती है और वो जो है हमारे पास डेथ जो होती है वो होती है डेथ टाइम नहीं लगाती फिर आपको। जी, डेथ अनाउंस होती है, क्योंकि जो है जब हमारे पास रीअक्रेंस होती है तो उसके पास ऑलरेडी वो उस दवाइयों से जो है वो लड़ चुकी होती है, उस दवाइयों के जो है उसके पास उस दवाइयों के लिए बैकअप होता है पूरा प्रॉपर, तो वो जो है दवाइयाँ उस पर असर भी नहीं करती। और हमें ये चाहिए, अगर हमें कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अगर कोई दवाइयाँ डॉक्टर ने हमें बोली है कि आपको ये लाइफ टाइम लेनी है, तो इसका मतलब है वो लाइफ टाइम आपको लेनी है, इवन इफ इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ स्टाइल और इट इज अफेक्टिंग योर लाइफ स्टाइल। अगर लाइफ स्टाइल को अफेक्ट कर रही है तो वो उस बेड पे आने से बेहतर है जो आपको रीअक्रेंस के बाद आपके साथ होगा, क्योंकि रीअक्रेंस यूजुअली जो आपको बेड तक ले आता है, क्योंकि फिर आपके पास अगर रीअक्रेंस के बाद जब आप ज़ाहिर दवाइयाँ वो ज़ाहिर है वो दवाइयाँ फिर आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहती अगर रीअक्रेंस हो गई है, तो फिर ज़ाहिर है वो दूसरी दवाइयाँ होती हैं, उसके साथ आपको जो है कीमोथेरेपी चल रही है, फिर वो रेडिएशंस चल रही हैं उसमें। अच्छा, रेडिएशंस और कीमोथेरेपी में क्या होता है, पेशेंट्स को वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, पेशेंट के होता है, बाल और ये सब जो है सबसे ज़्यादा वुमेन के लिए जो होता है उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि भाई उनके बाल जो है झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें ये चाहिए कि जैसे सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स यूजुअली कैंसर जो होता है वो ओल्ड एज पेशेंट्स को होता है, ओल्ड एज इस हिसाब से, क्योंकि जब पेशेंट ज़ाहिर है बॉडी एजिंग की तरफ हमारे जब जा रही होती है तो जो है जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसमें तेजी जो है से भी होता है, नहीं तेजी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उनमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो मतलब सेल्फ डिवीजन का जो प्रोसेस होता है और जो है उसमें जब चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो एक एज पे आके उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो उसकी वजह से जो है ओल्ड एज में जो है वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें ये चाहिए कि जो है अगर आप ओल्ड एज हो या आपको जो है फैमिली, खास तौर पे अगर आपकी फैमिली में कैंसर रन कर रहा है तो जो है आप अपना स्कैन बार बार कराते रहो। यानी अगर इनहेरिटेंस है तो उसमें आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनहेरिटेंस के केसेस भी हमने बहुत देखे हैं कि अगर नानी को है या दादी को है या प्रीवियसली आपकी फैमिली के अंदर वो इनहेरिटेंस के तौर पर है तो उनके बच्चों में भी वो मुब्तला होता है, ऐसा ऐसा नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें चलती रहती हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि किसी की फैमिली में नहीं है और एक बंदे को सडन हो जाता है तो वो भी एक अजीब सी बात होती है। अच्छा, जैसे कि हमने बात की, अभी आप कह रही थी इनहेरिटेंस के तौर पर देखना चाहिए, उनका चेकअप लाजमी है कि अगर किसी की फैमिली के अंदर वो पेशेंट गुजरा है तो उनके बच्चों को भी चाहिए कि वो हर अर्ली एजेस के ऊपर या अपनी 3 महीने या 6 महीने के प्रोसीजर के ऊपर अपना ट्रीटमेंट या अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम इसकी मेडिसिन की बात करें, कीमोथेरेपी और रेडिएशन की हम बात कर रहे थे, जब इन स्टेजेस के ऊपर आता है सर्जरी के प्रोसेस के बाद, जब ऑन्कोलॉजिस्ट की तरफ जाता है या ऑन्कोलॉजिस्ट उसको ये रेफ़र करता है कि आपने जो है कीमोथेरेपी और आपने रेडिएशन करवानी है, जब वो इस तरफ पर आता है तो यही सोच रहा होता है कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक सर्जरी के प्रोसेस से वो गुजर चुका होता है। और बाज़ वक़्त पेशेंट मैंने देखा कि वो क्विट कर देते हैं,
वो इस चीज़ को नहीं अपनाते। कीमोथेरेपी और रेडिएशन की अजियत बहुत ज़्यादा होती है Exactly. और कीमोथेरेपी तो बड़ा ख़तरनाक होता है, जिसकी वजह से कि आपने भी उसका जिक्र किया कि अमूमन औरतों के लिए बड़ा डेंजरस है कि उसके बाल झड़ जाते हैं, आईब्रो तक झड़ जाती हैं, ब्लिस्टर्स होना, छाले होना, नौजिया होना, ये कॉमनली सिम्टम्स हैं उसके। ना इंसान कुछ खा सकता है ना पी सकता है, फिर बॉडी में डिफरेंट तरह के स्कार्स हो जाना, निशान पड़ जाना ब्लैक कलर के, तो ये बड़ा फेस करना पड़ता है। तो इस कंडीशन को देख के जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं करवा रहे, हमने बस सर्जरी करवा ली और अब अल्लाह के हवाले। तो जब ये पेशेंट इस कंडीशन से गुजरता है तो आगे जाके उसको किस तरह के ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं? अब जैसे यही चीज़ है ना, अगर जैसे पेशेंट ने सर्जरी करवा ली है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती कीमो की, लेकिन डॉक्टर उनको ये बोलते हैं कि जो है आप कोर्स कंप्लीट करें। नहीं, हर 3 महीने। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मेडिकेशंस पे भी नहीं होता आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो है आपका इंसिजन कितनी जो है, मतलब आपका जो है कैंसर इंसिजन कह रही हूँ, आपका जो कैंसर का जो ट्यूमर है उसकी रिमूवल कितनी परफेक्टली हुई है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आपको किस एरिया में है ये भी डिपेंड करता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जो फॉरन सिम्टम्स देना शुरू कर देते हैं, और कुछ एरियाज होते हैं जो सिम्टम्स जिनके लेट होते हैं, जैसे किडनी का एरिया है या लंग का जो एरिया होता है हमारे पास, जो है चेस्ट वॉल का जो एरिया होता है, वो जो है बहुत काफ़ी देर बाद सिम्टम्स देना शुरू करता है। तो इस हिसाब से ये, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है, अगर आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, तो वो तो आपको बहरहाल खानी है। पहले क्या होता था कि कुछ टाइम पहले की बात है, कीमोथेरेपी जो होती है वो ड्रिप्स के जरिए होती थी, इंजेक्शंस के जरिए होती थी। अब जो है ओरल हो गई है। अच्छा, अब ओरल हो गई है, तो जैसे कीमोथेरेपी की आपने टैबलेट्स ली, लेकिन कीमोथेरेपी की अब टैबलेट्स भी आ गई हैं। हाँ, ओरल कीमोथेरेपी होती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को एक वो होता है कि एक ड्रिप भी लगी, वो बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा एज सच कोई वैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो नहीं होती। लेकिन और जो है अब आजकल मेडिकेशंस भी इतनी एडवांस आ गई हैं कि आपका जो है साइड इफेक्ट कम भी होते हैं। अच्छा। लेकिन बहरहाल कीमोथेरेपी तो खैर कीमोथेरेपी है, तो आपके साइड इफेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। लेकिन उसका ये है कि अगर आपने सर्जरी करवा ली है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको मेडिकेशन लेनी है, तो वो एज अ सप्रेसेंट दे रहा होगा कि ज़ाहिर है अब एक सर्जन है, वो भी अगर एक इंसिजन लगा रहा है तो वो भी एक हद तक एक चीज़ को जो है पिक आउट कर सकता है, या एक हद तक जो है कंट्रोल कर सकता है, एक हद तक रिमूवल कर सकता है। तो ज़ाहिर है जो रह गया है या जो उसके बस में नहीं था, तो उसको रिमूव करने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए जो है कीमोथेरेपी और रेडिएशंस की तरफ जाते हैं। अब कीमोथेरेपी और रेडिएशंस भी हर जगह हम नहीं कर सकते। बोन कैंसर हो गया है आपको, तो उसमें हम रेडिएशन और कीमो की तरफ नहीं जाते, रेडिएशन थेरेपी की तरफ नहीं जाते, ठीक है। आपको किडनी का कैंसर है या आपको रीनल सेल का प्रॉब्लम है, तो उसकी तरफ जो है हम उसमें जो है हम रेडिएशन और कीमो की तरफ नहीं जाते। सही, ठीक है, क्योंकि कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से हम टच नहीं करते, ठीक है। अब जैसे अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर है, तो वो एक हद तक हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ज़ाहिर है आपकी स्पाइनल कॉर्ड तो कट नहीं कर देंगे ना, तो उसको हम एक हद तक रिमूव करते हैं। तो उसमें जो है हम सप्रेसेंट्स देंगे ताकि जो है पेशेंट जो रह गया है, जो निकाल दिया वो तो ठीक है, जो रह गया है उसको कंट्रोल कर दिया जाए, उसको बढ़ने से रोका जाए। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी सप्रेसेंट्स को कितना रिस्पॉन्स कर रही है। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी जो है सप्रेसेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, तो ये भी एक पेशेंट की लक होती है कि आपकी बॉडी सप्रेसेंट को कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कैंसर पेशेंट के अंदर हमने देखा ये कि मेजॉरिटी लक बेसिस पे होता है कि आपकी लक कितनी काम कर रही है। क्योंकि मैंने जो सुना है वो कैंसर पेशेंट का यही सुना है कि उनके तो मल्टीपल के हिसाब से अगर वो कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, तो उनके सुबह में सेल डिविजन्स कुछ और होंगे और रात में सेल डिविजन्स कुछ और होंगे, यानी अर्ली बेसिस पे उनके सेल डिविजन्स चेंज होते रहते हैं। और अगर अभी उनका फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर उनकी बोन, हाथ की बोन में उनके कैंसर स्प्रेड हुआ हुआ है, तो आप रात तक देखेंगे तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी वो स्प्रेड हो चुका होगा, क्योंकि मल्टीपल्स के तौर पर जो है ना वो सेल डिविजन्स होते हैं और तेज़ी से कैंसर फैलता है। अगर वो स्टेजेस पे ज़्यादा पर आ जाए, थर्ड पे आ जाए या फोर्थ पे आ जाए, तो इसी तरीके की कंडीशन होती है। अच्छा, अगर जिस तरीके से फिजियोथेरेपी की हम बात कर रहे थे, जब एक बोन कैंसर का पेशेंट है, अगर वो किसी भी सर्जरी से गुजरा है या सर्जरी करने के बाद वो किसी कीमोथेरेपी या रेडिएशन की साइकिल से गुजरा है, तो इसके बाद फिजियोथेरेपी के अंदर क्या वो आ सकता है? क्योंकि ऑलरेडी बोन कैंसर का जो पेशेंट होता है उसकी बोन्स ऑलरेडी बहुत वीक हुई भी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर कहते हैं ना कि कैंसर एक धीमक होता है, धीमक की तरह वो बोन को खाता है, आपकी हड्डियों को खाता है, तो वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वीक हुई भी होती है कि वो चलने फिरने से भी कासिर हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिजियोथेरेपी इज सुइटेबल? हाँ, फिजियोथेरेपी सूटेबल। अगर जैसे पेशेंट को डिपेंड करता है कि मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर जैसे पेशेंट का जो प्राइमरी जो ओरिजिन है अगर वो ही बोन है, यानी कुछ पेशेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे उनको उनका फैल के ही बोन में आए। अगर उसका प्राइमरी ओरिजिन ही बोन है या ऑस्टियोसार्कोमा ही पेशेंट को डायग्नोज हुआ है,
जो कि बोन कैंसर होता है प्रोबेबली बिल्कुल पहला स्टेज ही उसका बोन में ही डायग्नोज हुआ है, तो जो है उसके बाद उसका इंसिजन करवा के या उसकी जो है रिमूवल करवा के पेशेंट का बोन कैंसर का ट्यूमर है वॉट एवर इट इज़, तो उसका रिमूव करवा के जो है उसको हम फिजियोथेरेपी के ऊपर लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम मेड्स की बात करें, जैसे अगर मैं बोलूँ कि लंग कैंसर था पेशेंट को, तो जो है वो उसका मतलब मेड्स हो गया और वो बोन में आ गया, लेकिन जब वो बोन में फिर जब आता है तो वो पेशेंट तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर होता है। Exactly. वो उसका तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है फिर वो ज़ाहिर पेशेंट बेड रिडन होता है, पेशेंट को यही होता है कि मैं जी लूँ तो वो बहुत है। लेकिन जो है मैं उसमें भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका पेशेंट बेड पर भी है तो आपको उसका इतना ख्याल रखना है कि उसको प्रेशर सोर्स नहीं बने, ये सब चीज़ें नहीं हो, क्योंकि डिपेंड करता है, क्योंकि भाई ज़िंदगी तो अल्लाह की दी हुई है ना, वो पता है कि जो है आपको कब आपको जाना है या कब नहीं, तो डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो मेड्स के साथ भी बहुत टाइम तक जी जाते हैं, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाना है। अगर जैसे आपको बोन का कैंसर है, अगर आपको रिमूव हो गया, पैर में था, हाथ में था, आपने उस हाथ की रिमूवल के बाद आप मेडिकेशन ले रहे हो या वॉट एवर, आप मोडालिटीज़ यूज़ नहीं करें उस जगह पर, लेकिन जो है आप उनकी एक्सरसाइज कराएं, उनके हाथ की एक्सरसाइजेस कराएं। कोई मतलब कैंसर रिमूव होने के बाद कोई जगह उनकी ऐसी कटिंग हुई है या कुछ जो है मतलब कोई मसल कटा है उनका, या कोई जो है आपकी नर्व ऐसी इंजर्ड हुई है या कुछ भी हुआ है, तो उसके हिसाब से हम उसको एक्सरसाइजेस वगैरह रेकमेंड करें, कोशिश करें उनकी वर्क इन्वायरमेंट में उनको वापस भेजने की कोशिश करें। अगर डॉक्टर ने बोला था प्राइमरी स्टेज पर अगर हमने कैंसर को डायग्नोस कर लिया है बोन कैंसर को, तो हम उनको वर्क इन्वायरमेंट में उनके इलाज के बाद या जो भी उनकी ट्रीटमेंट हुई है उसके साथ ही हम उनको वर्क इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। ऐसा नहीं होता, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत मेड्स के बाद भी आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ उनको मेड्स है या जो है उनको ग्रेड 3 का कैंसर था या ग्रेड 4 का कैंसर था। ये जो है ऐसा होता है कि कभी कभी पेशेंट की जो बॉडी होती है वो ही कैंसर का इतना साथ दे रही होती है कि वो रिस्पॉन्स ही आने नहीं देता। आपका इम्यून सिस्टम ही जो है वो कैंसर के सेल्स को जो है रिमूव ही नहीं कर रहा होता या कैंसर के सेल्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता, बल्कि उल्टा आपकी बॉडी जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। सही। जिसकी वजह से जो है वो बढ़ता ही जाता है। अब यूजुअली होता है क्या, जो हमारा जब कैंसर डेवलप होता है ना, तो उसके अंदर जो है वो आसपास के सेल की जो सराउंडिंग होती है उसके न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहे होते, बल्कि वो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो खुद जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आसपास की जो बॉडी होती है वो फंक्शनल नहीं होती और फिर हमारी बॉडी में फंक्शनल इश्यूज आने लगते हैं। और जब कीमोथेरेपी होती है तो कीमोथेरेपी को तो ज़ाहिर नहीं पता ना कि कौन से सेल को जाके मैंने अटैक करना है, तो ज़ाहिर वो जो है एक्स्ट्रा सेल तो रिमूव हो जाते हैं उसमें, और जो हमारे साथ जो है नॉर्मल जो सेल होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ जाते हैं या हमें दूसरे साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं, सिम्टम्स आने लगते हैं, तो वो भी जो है हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं वो भी हमारे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि अगर पेशेंट हमारा जो है बोन कैंसर है या वॉट एवर, हमें उसको जो है एटलीस्ट अगर स्टेज 4 पे है तो उसकी वॉक जो है उसको प्रिजर्व करना है, वॉक को प्रिजर्व करना है। अगर आपको जो है ऑस्टियोसार्कोमा है तो आपके रिमूवल के बाद जो हम उसकी जो है उस हाथ की फंक्शनिंग को प्रिजर्व करना है, उसके सेशंस लें, उसको काउंसलिंग करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की काउंसलिंग, क्योंकि कैंसर पेशेंट होता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली डिस्टर्ब, काफ़ी लेवल तक वो डिस्टर्ब रहता है, और जब तक उसका मोरल सपोर्ट ना हो, फैमिली ना हो या उसके दीगर लोग ना हो जो कि उसको सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारी है जिसे हम कहें, और एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान के दिमाग को हिट करती है डायरेक्टली तौर पर, क्योंकि इस ट्रॉमा से बाहर निकलना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए कि मुझे कैंसर हो गया, क्योंकि कैंसर का नाम सुन के लोग वैसे ही भौखलाहट का शिकार हो जाते हैं कि कैंसर हो गया तो अब तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। फौरन से ये दिमाग में चीज़ आती है कि अब तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, अब हमारा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, हम कैसे इससे टैकल करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, 100 तरह के सवाल दिमाग में गर्दिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है, और काउंसलिंग अगर ना की जाए तो वो पेशेंट ना खुद अपनी बीमारी से लड़ सकता है, और दूसरी चीज़ उस पेशेंट के अंदर होनी चाहिए वो विल पावर होनी चाहिए। अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो वो इस बीमारी से कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि पेशेंट के अंदर विल पावर, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, विल पावर आपकी हर बीमारी से आपको निजात दिलाती है। और अगर आप लास्ट स्टेज के पेशेंट हैं तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो लास्ट स्टेज के अंदर, अगर डॉक्टर ने उनको 6 मंथ या 1 ईयर की उनको वार्निंग दी हुई है कि आपकी लाइफ जो है वो बस यहीं तक महदूद है, लेकिन अगर वो अपनी विल पावर से लड़ते हैं तो वो मेरे ख्याल से 3-3, 4-4 साल भी अपनी जिंदगी को, कुछ लोग ऐसे होते हैं को निकाल देते हैं। 1 साल भी अगर आपका रह गया तो ठीक है, हम उसको भी इंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली, बड़े खुले दिल। लेकिन इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, हर इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर
कर पाता कि अगर उसको पता हो कि यार मेरी ज़िंदगी के सिर्फ इतने से दिन रह गए या मेरी ज़िंदगी के चंद महीने या चंद साल रह गए, तो वो यही सोच सोच के मर जाता कि मैं आज नहीं कल मर जाऊँगा, आज नहीं कल मर जाऊँगा। तो उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर। बाज़ वक़्त हम बात कर रहे थे कि बोन कैंसर के हवाले से या कैंसर पेशेंट्स के हवाले से जो हमने डिस्कस की और उसकी विल पावर के हवाले से डिस्कस की, लेकिन साथ मुझे ये भी इसमें अटैच करना होगा कि जिस तरीके से हम लोगों को अवेयरनेस तो दे रहे होते हैं कि कैंसर जो है वो लाइलाज बीमारी नहीं है, बीमारी है और वो ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन हमने जो सुना है कि वो ख़त्म नहीं होती, वो वक्ती तौर पर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसके सेल्स सो जाते हैं और अगर आप उसका रूटीन वाइज चेकअप ना कराएं, रूटीन वाइज आप उसकी मेडिकेशन ना लें, तो वो दोबारा भी जनरेट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप अर्ली स्टेज पे उसको पकड़ लें, पिक कर लें, तो फिर वो रिकवर हो सकती है, लेकिन अगर आपकी थर्ड या फोर्थ स्टेज पे वो चीज़ आ जाए तो फिर वो रिकवर नहीं हो सकती। ऐसा है जी, ऐसा होता है, लेकिन मैं यही आपको बोलूँगी कि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है किस एरिया में कैंसर हुआ है। कुछ होता है कि जैसे अगर आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है, अगर ब्रेन ट्यूमर है वो अर्ली स्टेज में भी है या उसका स्टेज 2 भी है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ट्यूमर, तो जो है अगर आपका स्टेज 2 भी है तो अब ब्रेन से जो है ट्यूमर रिमूव करना वो वैसे ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है डॉक्टर के लिए। तो जो है अब उस तरह से रिमूव करना ज़ाहिर है तो फिर उसकी फंक्शनल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं पेशेंट को। ब्रेन से रिमूव करा, कोई ड्यूरिंग सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई या जो है उस ट्यूमर का साइज़ इतना है कि जो है मतलब हम उसकी सारी मार्जिन्स को कवर नहीं कर सके। और बाज़ वक़्त पेशेंट कोमा में चले जाते हैं। बहुत सारी सर्जरीज ऐसी भी होती हैं जिसमें अगर सर्जरी की तरफ जा रहे हैं और अगर उसके ब्रेन में ट्यूमर है तो वो कोमा में भी चले जाते हैं। फिर उनका कब वापस अपनी ज़िंदगी में वापस आना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो जैसे कि डॉक्टर रिदा ने कहा कि ये बिल्कुल एक लक पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी किस्मत है तो आप इस बीमारी से बड़े अच्छी तरीके से बाहर, और अगर आपकी किस्मत नहीं है तो फिर आप छोटी सी भी अगर आपके पोर्शन में वो कैंसर है तो आपकी पूरी बॉडी पे वेस्ट प्लेट हो सकता है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे ट्यूमर के हवाले से, क्योंकि डिफरेंट तरह के कैंसर्स जो हैं वो पैदा होते हैं बॉडी के अंदर और जैसे कि हमने कहा कि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाते हैं। लेकिन अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि जिस तरीके से हम अवेयरनेस यहाँ पर बैठ के दे रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स के साथ अमूमन होता क्या है और किस तरह की नॉलेज होती है उनकी और किस तरीके से वो अपने आप को लेकर चल रहे होते हैं। तो यहाँ बैठने का मकसद और डिस्कस करने का मकसद यही है कि जितने कैंसर पेशेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए एक थोड़ी सी अवेयरनेस वॉक है ये कि, और अवेयरनेस चीज़ें हैं कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर सकें, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपसे इंटरलिंक कर रहे होंगे या आपसे रिलेट कर रहे होंगे, तो उसको ज़रूर अडॉप्ट करें। क्योंकि यहाँ पर बैठने का मकसद ये है और डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेने का मकसद ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही हैं कम अज़ कम उसको फेस तो करें, साथ ही साथ उसको अडॉप्ट ज़रूर करें और इसका फौरी तौर पर इलाज कराएं। डॉक्टर रिदा बात कर रहे थे ट्यूमर के हवाले से, जैसे कि आपने कहा कि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को है तो ब्रेन के अंदर भी अगर कोई सर्जरी होती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, अगर लक पे डिपेंड किया तो बहुत अच्छी हो गई और बाज़ वक़्त उसके सिम्टम्स खराब आ जाते हैं। क्योंकि कैंसर का जो ट्यूमर होता है ना कुरत, वो जो है एक हमारे पास इरेगुलर मार्जिन्स होती है और वो भी मेरे ख्याल से बायोप्सी के थ्रू आउट पता चलता है कि उसकी क्या कंडीशन है। बायोप्सी हम कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी हम जो है आफ्टर द सर्जरी जो है ट्यूमर रिमूव करने के बाद बायोप्सी कराते हैं। कुछ की जो है हम लोग जो है ट्यूमर रिमूव करने से पहले बायोप्सी कराते हैं ताकि हमें ग्रेडिंग का आइडिया हो जाए। लेकिन ज़्यादातर आजकल ये देखा गया है कि बायोप्सी जो है आफ्टर द रिमूवल होती है। और जैसे बायोप्सी, और कुछ लोग जो होते हैं वो घबराते भी हैं कि हमें जो है बायोप्सी नहीं करानी है, क्योंकि बायोप्सी से एक पहली चीज़ ये आती है, यार मेरी बायोप्सी क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो गया मुझे कि बायोप्सी हो रही है। तो जो है कुछ होते हैं कि जिनकी जो है बायोप्सी जो है वो होती ही आफ्टर द रिमूवल है। और जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे अच्छी चीज़ डिपेंड करती है कि जो आपका सर्जन कैसा है, सर्जन कैसा है, आपकी सर्जन की अप्रोच कैसी है। फिर दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि आपका एरिया कौन सा है, ठीक है, आपका ट्यूमर का एरिया कौन सा है। अगर आपका लंग्स है तो उसका रिमूवल आसान होता है। रिमूवल इस आसान, और इस सेंस में भी जैसे लंग कैंसर वाले पेशेंट अगर जल्दी आपने डायग्नोज कर लिया तो सर्वाइव इस सेंस में करता है कि हमारे पास लंग का पेयर होता है। किडनी में ऐसा होता है, अगर खराब हो भी जाए तो वो दूसरे किडनी का एरिया ऐसा होता है। अच्छा, और जो दूसरे जैसे विजरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक कैंसर है या इस तरह का एसोफेजियल है या इंटेस्टिनल कैंसर है, कोलॉन है, उसमें ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब ब्लड फ्लो हमारे पास ज़्यादा होता है तो जो है कैंसर को फैलने में टाइम नहीं लगता। टाइम इसलिए नहीं लगता, अब कुछ जैसे मेलुलस वगैरह है, हमारे पास जो है स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे पास ब्रेन की जो है मतलब एंडिंग है, जैसे जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, फोरामेन मैग्नम से जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी एक्सटेंड कर रही होती है, वहाँ पे कैंसर जब हो जाता है तो वो जो है उसको रिमूवल जो होता है, उसकी एक्सीजन जो होती है, जितनी अच्छी एक्सीजन होगी, जितनी अच्छा रिमूवल होगा, उतने चांसेस कम होते हैं। सही, ठीक है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे डॉक्टर ने आपका रिमूवल कर दिया, हम जितना रिमूव कर सकते थे
उतना ठीक है, लेकिन अब आपको दवाइयों पर रहना है, बिल्कुल, ताकि वो कंट्रोलेबल रहे। ताकि वो कंट्रोलेबल रहे। कुछ का होता है कि हमने अपना 100% रिमूव कर दिया है, लेकिन आपको सीटी स्कैन कराते रहना है, ठीक है। कुछ का ये होता है। और फिर जैसे हमारे पास वुमेन में अगर हम आ जाएं, तो वुमेन में सबसे बढ़ती हुई चीज़ होती है ब्रेस्ट कैंसर होती है। अब ब्रेस्ट कैंसर का क्या होता है, अगर आपकी मदर को या आपकी ग्रैंड मदर को या इस तरह किसी को भी हुआ है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आपको हर महीने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। अपने आप को पर्टिकुलरली चेक करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई चीज़, या आपको अपनी बॉडी में कोई चीज़ अनयूजुअल लग रही है, कहीं चीज़ किसी भी एरिया की डार्कनिंग लग रही है उस एरिया की, या उस एरिया में कोई लंप जैसी चीज़ लग रही है, या कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा होता है कि एक दफ़ा मतलब हो गया, फिर आपने अगर रिमूव करा लिया या वो मैट्स हो गया, तो वो डायरेक्ट लंग्स में जाएगा या फिर ब्रेन में जाएगा। और मैट्स कंट्रोलेबल नहीं होते, क्योंकि मैट्स उसी वक्त होते हैं जब जो है आपका जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब ब्लड स्ट्रीम में आ गया, तो आप उसको कहाँ कहाँ कंट्रोल करोगे, कहाँ कहाँ आप ऑपरेट करोगे, कहाँ कहाँ आप उसे कंट्रोल करोगे? नहीं, फिर तो अनकंट्रोलेबल है ना। फिर अनकंट्रोलेबल है। तो डॉक्टर की पोजीशन ये होती है कि वो आपको बता देता है कि आप कितने टाइम तक सर्वाइवल हैं। ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर में ये होता है कि जब अगर आपकी जीन में है या आपके इनहेरिटेंस है आपको, तो आपको ये चाहिए कि आप अपना हर तो ये ब्रेस्ट कैंसर जो वुमेन्स के अंदर इतना पाया जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या बेसिस हैं? क्योंकि इनहेरिटेंस अगर किसी में ना भी हो, फैमिली के अंदर इनहेरिटेंस नहीं भी है, वो भी बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो कि इस चीज़ का शिकार होती हैं। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है फैमिली इनहेरिटेड हो, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको जैसे कोई कभी कोई ऐसी इंजरी हुई होती है, या जिसकी वजह से कुछ उनको लगा होता है ड्यूरिंग फीड कराने के दौरान, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या जो है ड्यूरिंग जब लैक्टेशन फेज होता है उनका, या वो जब बेबीज़ को फीड कराती हैं उस दौरान कभी उनको कोई चीज़ हिट हुई होती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होती है, कोई लंप क्रिएट होता है, लंप बना होता है, या कोई चोट लगी होती है जिसको वो छोड़ देती है। छोड़ दिया आपने, फिर वो बढ़ती गई, और वो जो है आपको ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। या आपकी जो है सेल की जो है डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं हुई इस एरिया में, या जो है आपको कभी कोई मतलब आपका जो है वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है कि आसपास जो है रेडियोलॉजी है, या आप कोई आपका ड्रग एब्यूज़ ऐसा है कि आप स्मोक करते हो, या आपका अल्कोहल कंजप्शन ऐसी है कि आप जो है मतलब ज़ाहिर स्मोकिंग से और या अल्कोहल कंजप्शन वगैरह से आपकी जो है सेल डिवीजन में बहुत हद तक जो है चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है। या आपके डीएनए में कोई चेंजेस है, या आपके डीएनए में कैंसर का जीन, आपकी जो है मतलब जेनेटिकली जो रिपोर्ट्स हैं आपके अंदर, उसके अंदर कैंसर का जीन है वो एक्टिवेट हो गया है, तो जो है उससे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और ये यूजुअली और ब्रेस्ट कैंसर जो ऐसी चीज़ है कि आपको जो है कुछ मदर्स ऐसी होती हैं, मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, उसमें डॉक्टर रूफीना सोमरो ने बताया था कि जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है उन्हीं मतलब उन फीमेल्स में भी ज़्यादा होता है जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, ठीक है। आपकी बर्थ हुई, बेबी आप हुआ आपको, और आपने दूध नहीं दे रहे, आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे, उन फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा जो है शरह होती है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, आप उसका इलाज कराएं, आप उसको प्रॉपरली तौर पर देखें कि वो किस तरह से, जैसे मतलब क्या स्टेजिंग है जो भी है, और एक हर महीने जो फीमेल अपना खुद जो है सेल्फ एग्जामिनेशन करती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो हर लड़की को करना चाहिए। यहाँ बैठकर ये बात करने का मकसद ये है क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों भी हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आगाही मुहिम चला रहे थे और हमेशा चलाते हैं, क्योंकि वुमेंस के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता हुआ कैंसर है। हर दूसरी औरत में आप देखें तो ब्रेस्ट कैंसर की चीज़ें मुब्तला होती हैं। तो इसके अंदर आपने सेल्फ एग्जामिन, जैसे कि डॉक्टर रिदा भी कह रही हैं कि वो बड़ी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप चेकअप कराने किसी डॉक्टर के पास जाएँ या किसी के पास कंसल्ट करें, आप अपने घर में बैठ कर अपने आप को एग्जामिन करें। अगर कहीं आपको महसूस हो रहा है कि आपके कोई जो है ट्यूमर बन रहा है या किसी चीज़ के एबनॉर्मलिटीज़ आपको लग रही हैं, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। क्योंकि बाज़ वक़्त हमने ये भी थिंकिंग देखी है बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर कि अगर किसी बच्ची ने बताया है कि मुझे इस तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ महसूस हो रही हैं या इस तरीके से मैं अब ट्यूमर महसूस कर रही हूँ अपने ब्रेस्ट के अंदर, तो वो लोग कहते हैं इज़ अ लाइटली थिंग। क्योंकि आप बाज़ वक़्त लड़कियों की शादियाँ लेट होती हैं या बाज़ वक़्त लड़कियाँ जो है मैरिड नहीं होती, तो वो उसमें ये भी थिंकिंग ली जाती है कि यार ये मैरिड से पहले भी इस तरह के जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं लड़कियों के अंदर, तो बाज़ वक़्त ये इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, तो आप इसे लाइटली लो। तो ये लाइटली लेना आगे जाके कितना ख़तरनाक हो जाता है। आगे जाके यही चीज़ है ना कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर आप अपने आप को अगर आपको कोई अनयूजुअल चीज़ लग रही है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है
ये जो है बहुत बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं है। या आपके हार्मोनल चेंजेस में ड्यूरिंग योर साइकिल आपको इस तरह की चेंजेस आती हैं तो इट्स फाइन। अगर नहीं आती या बहुत कोई आपको अनयूजुअल लग रहा है, आपको पेन है या आपको कोई ऐसी चीज़ है, तो आप फ़ौरन जाके डॉक्टर से कंसल्ट हाथ करो। उठाने में तकलीफ है, आपके अंडर आर्म्स में पेन है, इस तरह के नॉर्मल से सिम्टम्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको महसूस हो रही होती है लेकिन उसमें आपको पेन महसूस नहीं या होता, और कुछ जब चीज़ आपको पेन महसूस नहीं होता तो आप लाइटली लेते हो कि यार पेन ही नहीं है, इसमें तो खुद ही डिजॉल्व हो या जाएगी। कुछ चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो Cysts सिम्टम भी होती हैं, हाँ, सिम्टम जो होता है वो आपको ब्रेस्ट से ही स्टार्ट हो, आपके आर्मपिट से स्टार्ट होता है। Exactly. आपको जो है आर्मपिट में जो है वो छोटी छोटी गुठलियाँ जैसी आपको बन जाती हैं, वो आप उसको चेक करो। ये नहीं है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की मैं जो आपकी सेल्फ एग्जामिनेशन वो पूरा आपका अपर चेस्ट कवर करता है, आपको कुछ भी हो सकता है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है आपका वो एक फैटी एरिया होता है। आपको आराम से आप एग्जामिनेशन कर सकते हो और इसकी एग्जामिनेशन की क्लासेस होती हैं। जगह जगह लोग सेल्फ अवेयरनेस की जो है वो करते हैं, सेमिनार Camping वगैरह करते हैं, रन करते हैं, सेमिनार होते हैं, कैंप होते हैं, आप उसमें अटेंड करो। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि सेल्फ एग्जामिन कैसे करते हैं अपने आप को। और भाई आजकल की जो एज है या आजकल की जो, और ख़ास तौर पे जो है सीनियर सिटीजन जो वुमेन्स होती हैं या वर्किंग तो नहीं कह सकती, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपका होता है, आपकी सेल डिवीजन जो होती है, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो या ड्रग ले रहे हो ड्रग किसी ले रहे हो, किस्म की, किसी भी तरह की, या और किसी भी तरह की आपकी मेडिकेशन चल रही है या कुछ भी आपको जैसे कोई एक लॉन्ग टर्म आपकी मेडिकेशन यूज हो रही है, आप बीपी और के आजकल की पेशेंट तो हो, आप डाइट भी देख लो कि इसी तरीके की है, हम कोई जंक ऐसा- फूड चीजें बाहर की और इस तरह की इन हम चीज़ों लोग से भी रोजमर्रा जो की है चीजें, आपकी सेल फिजी डिवीजन ड्रिंक्स प्रोसेस हमारे में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो है सेल्फ डिवीजन की प्रोसेस में जो ये मतलब एक हर्डल के तौर हार्मोनल पर होता चेंजेस है। तो बड़े तेजी से हो रहे हैं। आज आप वुमेन्स क्या मेल की भी अगर आप बात करें तो जिस तरह की डाइट हम लोग ले रहे होते हैं, जिस तरह की चीज़ें आजकल आ रही हैं, कोई ताज़ी चीज़ें नहीं, कोई ग़िज़ाइयत हमारी ऐसी नहीं जो कि भरपूर अच्छी हो। और कहते हैं ना पिछले ज़माने में लोग जो है वो बड़ी देसी घी और इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और तब वो कहते खेतों से लाकर ताज़ी सब्जियां बनाकर खाते थे। अब तो हर चीज़ में मिलावट है। और इस तरह की डाइट के ऊपर अगर हम बात करें तो हम लोग की डाइट हेल्दी डाइट भी नहीं है। बाहर जाते हैं, कुछ ऑर्डर किया, बच्चों ने ऑर्डर किया, कुछ खा लिया। अब तो इस तरह की डाइट है कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बनाए। अब तो रेडी टू कुक का ज़माना है और लोग जब इस पे आते हैं तो हेल्थ मुतासर होती है। ख़ास तौर पे जो है हमारे पास एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो माइक्रोवेव अवन का जो Exactly. यूज़ होता है, अगर आप माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर रहे हो तो और किस आप आपको बर्तन में यूज़ चाहिए कर रहे हो, किस बर्तन में आप यूज़ कर रहे हो। प्लास्टिक में तो आपको कोई भी चीज़ जैसे मतलब गर्म करने की मतलब आप ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि जो है वो प्लास्टिक जो होता है Germs वो create करता है। क्रिएट करता है। वो ज़ाहिर है वो पिघल रहा है, उसी के अंदर ज़ाहिर है प्लास्टिक जो है वो मेल्ट होता है। मेल्ट होता है, उसके पार्टिकल्स जो है आपके फूड के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर ये चाहिए आपको, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आपको कैंसर की तरफ लेके जा जाती सकती है, है। क्योंकि ये एक मुस्तकिल रेडिएशन से हमारा कांटेक्ट है। तो हमें ये चाहिए कि अगर हमारे जैसे इस तरह का कोई यूज़ है या ठीक है शीशे के बर्तन में शीशे करें का आप, बर्तन आप हाँ। यूज़ करें घर के अंदर, माइक्रोवेव ओवन में खास चीनी तौर के पे बर्तन यूज़ करें। चीनी के बर्तन यूज़ करें, कोरैल है या इस तरह की कोई भी चीज़ है तो आप उस चीज़ का यूज़ करें जिसकी वजह से आप रेडिएशन से कम कांटेक्ट में आए। अगर आपकी जो है मतलब आपकी वर्क एनवायरनमेंट में रेडिएशन है या जैसे मतलब आप किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं, आपका हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, तो अगर आपका उस रेडिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप कम से कम उस एरिया में रहें। या है। अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो आप अपनी पूरी प्रिकॉशंस लें, खास तौर पे उन लेडीज़ के लिए जो मैरिड है। ठीक है, आपकी जो है साइकिल डिस्टर्ब होती है इन चीज़ों से। फिर ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम देखें तो खास तौर पे जो जंक फूड्स वगैरह हैं, आपकी एज है, आपकी इनहेरिटेंस है, ये सब चीज़ें बहुत इन्वॉल्व होती हैं। और अपने आप को सेल्फ एग्जामिन जो होता है ना, वो उसकी कैंपिंग लें, क्लासेस लें या व्हाट्सएवर जो आप कर सकते हैं, वो बहुत इन्वॉल्व। जितनी जल्दी आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का रहता इतना दौर है, आप सोशल मीडिया पे एक चीज़ लिखो, आपको 10 तरह की चीज़ें आपके पास खुल के आ जाती हैं कि आपने किस तरीके से अपने आप को एग्जामिन करना है। लोग तभी तो ज़्यादातर जो है ना फिजिकल ट्रीटमेंट की बजाय सोशल मीडिया पे ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं। आजकल तो गूगल पे अगर आप सर दर्द लिखो कि मुझे 3 दिन से सर दर्द 12-13 गोलियां आ जाएंगी आपके पास। 12-13 गोलियां आ जाएंगी। तीसरा जवाब गूगल का ये होगा कि हमें ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर है। Exactly. लेकिन जो है आप देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं देखो, नहीं, टेक्नोलॉजीज अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वास्ट इस्तेमाल वो आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने कहा कि भाई लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि अगर आपका 1 हफ्ते तक सर का दर्द नहीं जा रहा तो वो माइग्रेन की सूरत में नहीं आएगा, वो आएगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, तो आप अपना इलाज जाके वहाँ करा लें। तो इस तरह की जो खलबली मचती है उससे और ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है ज़िंदगी के कुछ अंदर। पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमने तो
गूगल पे ये देखा था। हाँ, अगर गूगल पे आपने देखा है तो डॉक्टर फिर को आप डिनाई कर देते हैं वो डॉक्टर लोग। को डिनाई कर देंगे हमने गूगल पे ये देखा था। लेकिन जो है गूगल को देखो, सर्च करो, अपनी इंफॉर्मेशन उस हद तक रखो जितनी आपको समझ में आ रही है। हाँ। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो वैसे भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज लग रही है, अपनी बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है कि आपको बहुत दिन से बुखार नहीं जा रहा, आपको जो है वेट आपका लूज हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही, या अगर जैसे आपका लंग का प्रॉब्लम है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक कैंसर है तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, बोन का प्रॉब्लम है, आपको फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या ब्रेन कैंसर के तो यानी ब्रेन ट्यूमर के तो सिम्टम्स अर्ली होते हैं कि आपको कॉग्निशन है, कंट्रोल है, आपकी बॉडी का कंट्रोल है, स्पीकिंग है, जिस एरिया में ब्रेन में हुआ है उस एरिया के फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, दीगर बीमारी जो है वो इस लाहक तरह होना के शुरू कोई हो जाती सिम्टम्स है। आपको आ रहे हैं तो जो है आप डॉक्टर से फौरन रुजू करें। और खास तौर पे जो वेट लॉस होता है, वो बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट वेट देता है। लॉस जो ठीक होता है है। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलें रिता, लास्ट बिल्कुल मिनट्स रह गए हैं हमारे पास, क्या मैसेज देना चाहेंगी व्यूवर्स को? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि कोई भी अगर आपकी जो है मतलब प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, उसको लाइट मत लें। और आजकल की जिस तरह की हमारी डाइट है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी लाइट मत लें। अपने आप को मैनेजेबल रखें, फिजिकली एक्टिव रहें, कोई भी घर का भी कोई छोटा मोटा काम है उसको करते रहें, फिजिकली एक्टिव रहें। एक वॉक पे भी जा रहे हैं तो उसको बहुत दिल से करें ताकि आपकी जो बॉडी है वो उस चीज को एक्सेप्ट करे और उस चीज का रिजल्ट आपके पास आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि हमने बात की, विल पावर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास विल पावर नहीं है तो आप किसी भी बीमारी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि कैंसर से लड़ने के लिए विल पावर की ज़रूरत है। नहीं, कोई भी बीमारी से अगर आपने फाइट करनी है तो विल पावर आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और आप करना चाहिए कि नहीं, हम इससे निकल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। और बाज़ वक़्त हमने आज जो ये वाला टॉपिक रखा वो फिजियोथेरेपी से रिलेट करके यही रखा कि कैंसर के पेशेंट्स अमूमन बड़े जो है ना मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं, अपने फिजिकली कंडीशन से भी काफ़ी मुतासर होते हैं, साथ मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर थोड़े से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, ताकि कुछ आइडेंटिफाई की जाए चीज़ें और जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। बहुत शुक्रिया रिदा, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।